बच्चों, आज हम आपके इंटर के अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2 माह के अंदर आपकी पढ़ाई हो जानी थी, एक बुक ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि देश पर कोरोना का संकट आया हुआ है इसलिए ऐसा संभव नहीं हो सका और मुझे इसीलिए आपकी ऑनलाइन क्लास चलानी पड़ रही है। अब आप थोड़ी सी इसके बारे में भूमिका समझ लें कि आपके इंटरमीडिएट में 3 बुक हैं इतिहास की। पहली है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरी में मध्यकालीन भारतीय इतिहास मिलेगा आपको, और तीसरी में आधुनिक भारत का इतिहास मिलेगा। तो प्रथम बुक में विषय 1 यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता से पहले भारत के जो प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत है वो पाषाण काल से प्रारंभ होती है, जिसमें मानव ने अपना काफ़ी विकास किया। उसके बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, हड़प्पा नामक पुरास्थल सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, जो पुरातत्वविद थे उस समय के, उन्होंने खोजा था। इसलिए भारतीय इतिहास में परंपरा रही है कि जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। उस सभ्यता का नामकरण डॉक्टर दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज की थी। उसके बाद डॉक्टर राखाल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी। जो हड़प्पा सभ्यता का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण शहर जिसे कह सकते हैं वो है। अब किसी भी सभ्यता की जानकारी के लिए कुछ तत्व जो हैं वो आवश्यक होते हैं। आप जैसे चैप्टर का नाम देख रहे हैं, जैसे ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, इनसे स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। देखिए, आप लाइन नंबर 2 में देखिए, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि इस समय की, आप बराबर में एक चित्र भी देखेंगे, एक हड़प्पाई मोहर का, जिसमें कुछ अक्षर चित्राक्षर रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हें चूँकि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए यह एक रहस्य बना हुआ है कि यह पूरी तरीके से यह सभ्यता अभी सामने नहीं आई है, लेकिन केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस सभ्यता का एक चित्र पुरातत्वविदों ने हमारे सामने रखा है। नीचे जो आपका ये नीला स्थान है, इसमें आप सब पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल पढ़ लेंगे, और इसमें सबसे नीचे कुछ चित्र दिया हुआ है। इसमें ये मनके दिखाए गए हैं। मनके यानी कि जिन्हें माला में डाला जाता है, इन्हें देखिए कई प्रकार के हैं ये, इन पर कुछ चीज़ें भी उत्कीर्णित की गई हैं, और इधर बाँट हैं जो घनाकार प्रकार के हैं। और इसके बाद अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था। तो देखिए, श्रीनगर के मांडा से लेकर और सुतकांगे डोर से होते हुए महाराष्ट्र तक, और इधर मेरठ जिले के
मेरठ ज़िले के आलमगीरपुर तक इस सभ्यता का चित्रण मिलता है। बच्चों, चूँकि आपके पास 10 से 12 नंबर का इसमें से मैप आता है, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक स्पेशल क्लास में मैप ही ड्रॉ करना सिखाऊंगी। अब इसमें से जो बराबर में दिया हुआ है, आपको ईस्वी और ईसा पूर्व का अंतर, ये आप यहाँ से पूरा का पूरा इसका अध्ययन कर लेंगे। अब नीचे चलते हुए आरंभ में जो है पूरा इसके बारे में बता दिया गया है कि किस प्रकार इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। क्योंकि देखिए, कोई भी सभ्यता एकदम से विकसित नहीं हो जाती है, जबकि ये हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता से के लिए ज़रूरी होता है कि उससे पहले भी वहाँ पर कुछ सभ्यताएं रही हों, जो बाद में विकसित हड़प्पा सभ्यता के रूप में सामने आई। आरंभ में इसके बारे में परिचय दिया हुआ है। परिचय के साथ साथ बराबर में हड़प्पा के साथ साथ जो प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियां हैं उनका काल दिया हुआ है। फिर निर्वाह के तरीके, निर्वाह के तरीकों में इनमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवर जिसमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे तथा अनाज के दाने और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो वनस्पति के अध्ययन अब तीसरे पृष्ठ पर चलते हैं। तीसरे पृष्ठ पर दिया है, अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में, देखिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसे, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरे पैराग्राफ में देखिए, जानवरों की हड्डियों में मवेशियों के नाम दिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन चीज़ों को आहार के रूप में ग्रहण करते थे और उन्हें कौन यह उपलब्ध कराते थे। तो ये उसका आंसर बन जाएगा। और बराबर में जो आपके एक मैप दिया हुआ है, मैप में आप पूरा का पूरा एक देखेंगे आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति का रेखा चित्र है। इसमें पूरी सभ्यता का किस तरीके से कहाँ कहाँ ज़्यादा विस्तार था वो बताया गया है। अब कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। कृषि प्रौद्योगिकी में ये किस प्रकार से लोग खेती करते थे। हड़प्पा के निवासी किस प्रकार से खेती करते थे, उसमें दिखाया गया है कि वृषभ की जानकारी थी। अब वृषभ की जानकारी यानी वृषभ से मतलब है बैल, और बैल से खेत जोते जाते थे। और बराबर में पकी मिट्टी का बना हुए वृषभ का एक चित्र भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है कि चौलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिलते हैं। ये हरियाणा में मिले हैं। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसमें, पुरातत्वविदों की कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। यानी कि अब सीधी बात है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो इन्हें
जानकारी थी कृषि कार्य करने की भली भांति। अब औजारों के बारे में भी दिया गया है, औजारों के बारे में भी आप इसमें पढ़ लीजिए। मैं आपको ये पूरा एक चैप्टर जो है आज भेज रही हूँ, उसका आप 2 दिनों के अंदर अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन हल करने के लिए दूंगी। उसमें से आप मुझे क्वेश्चन हल करके कोई एक बच्चा जो है व्हाट्सएप कर देगा और मैं उसे चेक करूंगी, सही है तो मैं आप नहीं तो ठीक है, अन्यथा मैं उसमें कुछ सुधार के प्रयास करूंगी। अब आप देखिए, इसमें दिया हुआ है नीचे कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। आप जहाँ ये मैप से आपको जानकारी मिलेगी कि जो स्थान है सारे सभी जो हड़प्पा से रिलेटेड हैं वो सभी अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। जैसे कि अफ़गानिस्तान में दे दिया है सुरतगोई नामक स्थल, नहरों के अवशेष वहाँ से मिले हैं, इसलिए कुओं के अवशेष भी मिले हैं, तो कुओं का भी ये लोग प्रयोग करते रहे होंगे सिंचाई के लिए। अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हुए इसमें धातु के औजारों के बारे में बराबर में आपको चित्र दिए गए हैं और गुजरात से मिले जलाशयों के प्रयोग कृषि के संचयन हेतु किया जाता है, ये सब दिया हुआ है। पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, बच्चों इसका स्व अध्ययन आप स्वयं कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद धोलावीरा से मिला जलाशय का एक चित्र भी बराबर में दिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण शहर देखिए, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो को माना जाता है, क्योंकि यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। यहाँ पर शहर को बड़े ही नियोजित तरीके से, नियोजित का मतलब है प्लानिंग के तहत बसाया गया था। ऐसे ही उबड़ खाबड़ी ऐसे शहर नहीं बसा हुआ था। सबसे अनूठा केंद्र है ये, देखिए पहली लाइन में दे दिया है इन्होंने कि सबसे अनूठा केंद्र है और अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था हड़प्पा सभ्यता का, संभव था। उसके बाद आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो की ओर सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल हड़प्पा था सबसे प्रसिद्ध, लेकिन इसमें मोहनजोदड़ो ही है। अब बस्ती इसमें 2 भागों में विभाजित दिखाई गई है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बना हुआ, यानी कि एक उच्च नगर और एक निचला नगर। उच्च वर्ग में अब आप देखेंगे कि उच्च वर्ग में सामान्यतः उच्च वर्ग में ये दुर्ग दिया हुआ है। इसमें उच्च वर्ग में राजा का निवास था और निचले शहर में सामान्य जनता रहती थी। लेकिन ये पूरा का पूरा जो शहर है, सड़कें जो हैं सब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ग्रिड पद्धति के आधार पर शहर को बसाया गया था। अभी की वीडियो में ऑडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट में मैं इसके बारे में और चर्चा करूँगी, लेकिन आप इसे मैं भेज रही हूँ, इसे आप पढ़ लें 2 दिन के अंदर अच्छे से पूरे चैप्टर को।